दोस्तों देखिए, जिस तरह से आज के समय में 498 ए के मुकदमे एक के बाद एक दर्ज किए जाते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहना ही काफ़ी होता है कि मेरे पति ने और मेरे सास-ससुर ने मेरे खिलाफ़ दहेज की माँग की, अनुचित माँग की और मुझे दहेज के लिए तंग परेशान किया और वगैरह-वगैरह जो सारी चीज़ें उसमें फ़िक्स होती है। थोड़ा-सा कुछ चेंजेज़ हो सकता है, बाकी 498 ए की जितनी भी एफआईआर्स हैं, वो सारी की सारी एक ही तर्ज पे चलती है, एक ही क्रक्स पे चलती है। अब यहाँ पे मामला सही है या गलत? सही कौन है? गलत कौन है? किसके साथ में वास्तव में मानसिक क्रूरता हुई है? या सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ये एक खेल है जिसमें कि किसी को फँसाने की साज़िश की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है एक तरफ़ा चलती है। अब एक चीज़ और है कि जिस तरह से आप इस धारा को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि किसी पत्नी के साथ में पति और उसके जो नातेदार हैं, उनके द्वारा अगर दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक यातनाएँ उसको दी जाती है, क्रूरता की जाती है, तो 498 की श्रेणी में आती है। और इसमें जगह-जगह जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उन्होंने कई सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जिनसे कि आपको शायद ये लगेगा कि अब जो है पत्नी का 498 ए मैं 1 मिनट में खारिज करवा दूँगा। कई ऐसे जजमेंट आते हैं, लेकिन उन जजमेंट को प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं तो स्थिति कुछ और होती है और कानून की स्थिति कुछ और होती है। देखिए, कानून जो किताबों में है ना, वो अलग है, उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक अलग छवि बनेगी, अलग एक अलग इमेज बनेगी। लेकिन जब उस कानून को आप प्रैक्टिकली इन्फोर्स करने जाएँगे, उन धाराओं को प्रैक्टिकली इन्फोर्स करने जाएँगे तो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। अब 498 ए जो है डोमेस्टिक वॉयलेंस जो है या 125 सीआरपीसी है या सेक्शन 24 है, हिंदू मैरिज एक्ट है, डाइवोर्स के केसेज़ हैं, या जितने भी तरह के और भी केसेज़ हैं, उन सब में एक कानून की जो प्रक्रिया है, वो अलग तरह की प्रक्रिया है और जो किताबों में जो कानून बताया जाता है, वो अलग तरह की प्रक्रिया है। एक केस मैं आपको बताता हूँ छोटा-सा जिसमें कि एक शादी हुई थी पति-पत्नी की 1978 में। 1978 में शादी होती है, उसके बाद कुछ साल तक वो साथ में रहते हैं, पति-पत्नी के तौर पे। उसके बाद में पति जो है, 2004 में दूसरी शादी कर लेता है। अरे यहाँ पे पति ये कहता है कि मैंने जो शादी की है दूसरी वो अपनी पत्नी की मर्ज़ी से की है, यानी कि मैंने अपनी पत्नी की स कंसेंट इसमें ली है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बताया नहीं है, मैंने उसको बता दिया और उसकी कंसेंट है, इसलिए मैंने अब दूसरी शादी कर ली है। लेकिन उसके बाद में पत्नी के द्वारा 498 ए का केस अपने पति के ऊपर दर्ज कराया जाता है। ये कहकर कि इसने मानसिक और शारीरिक क्रूरता की, मेरे को शारीरिक यातनाएँ दी और दहेज के लिए मुझे तंग परेशान किया वगैरह-वगैरह, जो भी उसमें 498 ए का इनिशियल जो उसमें स्टेप होते हैं, वो उन्होंने पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा 498 ए का। अब यहाँ पे पति ये कहता है कि मैंने इस तरह की कोई क्रूरता नहीं की है दूसरी शादी करके। ना मैंने इसके साथ में कभी कोई दहेज के लिए मारपीट की, ना इसको तंग परेशान किया। अब पति का जो ये स्टेटमेंट है, एक तरह से पत्नी पहले तो उसे कंसेंट देती है, लेकिन बाद में वो 498 ए का मुकदमा दर्ज करवा देती है। अब यहाँ पे पति जो है, हाई कोर्ट का रुख करता है इसको क्वैश करवाने के लिए, इस आधार पे कि मैंने अपनी पत्नी की सहमति ले ली है और हमारे बीच में सारी चीज़ें सेटल है, उसके बावजूद भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठा मुकदमा दर्ज करवा रही है मुझे, तंग परेशान करने के लिए, मुझे फँसाने के लिए। अब एक तरह से जब मैंने आपको ये बात बताई है और इस तरह की बात जब हम देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं होना चाहिए। जब पत्नी ने कंसेंट दे दी है, तो फिर किस बात का 498 है? लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने कुछ और ही बात कही है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भले ही आपने उसकी कंसेंट ली है, लेकिन यहाँ पे बात है 498 ए की। यहाँ पे जो 498 ए की जो धारा है, 498 ए पे अगर पत्नी आरोप लगा रही है कि आपने उसके साथ में 498 ए की घटना कारित की है, तो 498 ए बनता है आपके खिलाफ। भले ही आपने उसकी सहमति से शादी कर ली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाई कोर्ट ने पत्नी की जो 498 ए है, उसकी कंप्लेंट को सही माना और पत्नी की जो जो हस्बैंड की याचिका है, उसको बिल्कुल तरीके से खारिज कर दिया। तो अब यहाँ पे आप ये बात समझने की है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आती है और जिस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो सब चीज़ें अलग-अलग होती हैं। और यहाँ पे कई सारे आप जजमेंट भी पढ़ते होंगे, कई सारे वीडियो भी देखते होंगे, लेकिन उन सब चीज़ों में प्रैक्टिकली आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबी ज्ञान पढ़ें और उनके आधार पे आप तय कर लें कि यस कानून में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होता है। आपको किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आप अगर आपके ऊपर अगर कोई केस हो रखा है, आपने अगर कोई केस कर रखा है तो आपको उसकी जो प्रोसीडिंग चलती है और प्रोसीडिंग में किस तरह की प्रैक्टिस वहाँ के एडवोकेट्स करते हैं, वहाँ के कोर्ट्स में किस तरह की प्रैक्टिस चलती है, रेगुलर प्रैक्टिस चलती है। देखिए भारत में
कई तरह के जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों में प्रक्रिया तो एक जैसी है, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिस होती है, वो थोड़ी-सी अलग होती है। इसलिए आपको अपने केस की प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है अपने केस की, तो आप अपने केस को अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके डिटेल में जजमेंट पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ख़्याल रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।